आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 लैंड लॉ पर कंटिन्यू सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है डिवोल्यूशन अर्थात न्यागमन। इस चैप्टर में एक्चुअली हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक तो धारा 107 पर बिल या रिक्वेस्ट की जो सेक्शन थी वो, और दूसरी सेक्शन 108 जहां मेल टेन्यूर होल्डर की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके लीगल ईयर्स को किस क्रम में, किस वरीयता क्रम में उसको जाती है, क्या रूल फॉलो किए जाते हैं, सेक्शन 108 में ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है इसके बाद महिला भूमिधर है, कोई वोमेन है, तो उसकी मृत्यु होती है, उसका जो सक्सेशन होता है, रूल ऑफ सक्सेशन उसके लिए क्या है, उसके लीगल ईयर्स में किस प्रकार से जाती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको 2 प्रकार से सेक्शन 109 में इसको कवर किया गया और सेक्शन 110 सेक्शन 110 में इसको कवर किया गया है। अर्थात वहाँ मेल के केस में केवल एक नियम लागू होता था, एक ही धारा थी। यहाँ फीमेल में 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया, सेक्शन 109 और 110। अब देखिए 2 किस प्रकार से। सेक्शन 109 बोलती है सेक्शन टू वोमेन इनहेरिटिंग एज ए फीमेल हियर 109। अर्थात यदि इसको ऐसे समझिए, यदि किसी स्त्री भूमिधर को कोई प्रॉपर्टी किसी मेल टेन्यूर होल्डर से विरासत में मिली है और उसकी मृत्यु हो जाती है उस महिला की, जिसको प्रॉपर्टी किसी पुरुष भूमिधर से विरासत में मिली थी, तो उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी उसके लीगल हियर्स में जाएगी तो वहाँ सेक्शन 109 के तहत जाएगी, वहाँ 109 लागू होगा। और दूसरा 110, उस महिला भूमिधर को वो प्रॉपर्टी किसी पुरुष भूमिधर से नहीं मिली होनी चाहिए। अर्थात उसने या तो कहीं से परचेज की हो, किसी बेनामी द्वारा खरीदी हो, या उसको कहीं से गिफ्ट मिली हो, तब वहाँ धारा 110 के प्रावधान लागू होंगे। तो चलिए 109 पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, यदि किसी महिला को पुरुष किसी मेल टेन्यूर होल्डर से प्रॉपर्टी विरासत में आई है, तब ऐसी कंडीशन में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है उस महिला की, या वो विवाह कर लेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनके 3 वर्ड इसमें यूज किए हैं, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो विवाह कर लेती है, या रीमैरिज कर लेती है, पुनर्विवाह कर लेती है, तब नियरेस्ट सर्वाइविंग हियर जो होंगे उनको वो प्रॉपर्टी जाएगी। अब देखिए, और वो कैसे जाएगी। यहाँ निकटतम जायज वारिस का मतलब क्या है? नियरेस्ट सर्वाइविंग हियर से मतलब वो है जो धारा 108 के अंतर्गत जो भी वारिस उसमें उस क्रम में आते हैं। जैसा हमने पहली वीडियो में जो यहाँ उसको 1 से लेकर के 15 तक उनको लिस्ट किया था, तो वो प्रॉपर्टी वहाँ वापस चली जाती है। अब देखिए इसका मतलब, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। यदि किसी महिलाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं ऐसी जिनको विरासत में प्रॉपर्टी मिली हो, या तो वो विधवा होगी या बेटी होगी, अनमैरिड डॉटर हो सकती है, या विडो हो सकती है। तो देखिए विडो के केस में क्या होगा? विडो के केस में यदि वो रीमैरिज कर लेती है या उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रॉपर्टी उसको, चाहे वो किसी असामी हो, गवर्नमेंट लेसी हो, मतलब वो पुरुष भूमिधर होना चाहिए, उससे उसको मिली हो विरासत में, तो वो प्रॉपर्टी उस महिला की जाएगी सेक्शन 108 के अनुसार, जो उसमें लीगल हियर्स की क्रम दिया गया है। एक बात। दूसरी, यदि अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड डॉटर की मृत्यु हो जाती है और अनमैरिड डॉटर को वो उसके पिता से मिली थी, तो प्रॉपर्टी उस टेन्यूर होल्डर्स के जो सेक्शन 108 के लीगल ईयर्स हैं, यानी ऐसे समझिए, और वो विवाह कर लेती है, अनमैरिड डॉटर विवाह कर लेती है, तब देखिए एक कोई पुरुष उसकी मृत्यु हुई, उदाहरण से ऐसे समझिए, और उसके एक बेटा, एक बेटी और एक विडो जीवित थे, तो उनमें 3 जगह वो प्रॉपर्टी बट गई।
वो अनमैरिड डॉटर थी, तो 3 जगह प्रॉपर्टी बराबर बट गई। अब जब वो शादी योग्य हुई तो शादी की, उसकी शादी उसके भाई ने, उसकी मम्मी ने जब शादी उसकी की, तो यहाँ चिंता ये बनी रहती है कि वो प्रॉपर्टी जो है उसके ससुराल पक्ष में चली जाएगी शादी करने के बाद। तो यहाँ नियम ये है, जब वो शादी कर लेती है, उसमें 3 वर्ड दिए गए थे इस धारा में 109 में, कि या तो मृत्यु हो जाए, या वो विवाह कर ले, या वो पुनर्विवाह कर ले। तो जो विवाह करने वाला शब्द दिया गया है ये केवल अनमैरिड डॉटर पर लागू होता है। तो जब वो विवाह उसका हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी वापस वहीं चली जाएगी धारा 108 के अंतर्गत, उसकी विडो माता को और उसके भाई को, यदि वे 2 लीगल हियर ही उस समय शेष हैं तब, सेक्शन 108 के। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत लोग ये चिंतित ये रहते हैं कि हमें वापस बैनामा कराना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केस तहसील लेवल पर आते हैं कि अनमैरिड डॉटर के नाम प्रॉपर्टी है, तो शादी से पहले बहुत लोग भागे फिरते हैं कि हम प्रॉपर्टी उससे बैनामा करा लें। तो वहाँ कोई स्टाम्प ड्यूटी या आपको कोई शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। वो प्रॉपर्टी और कानून को ऐसा क्षेत्रीय जो कानूनगो होते हैं, राजस्व निरीक्षक, जिन्हें रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो विरासत में वापस वहीं प्रॉपर्टी जा रही है। ये कानून में प्रोविज़न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो ये था 109। अच्छा, 109 में एक बात ये और है, यदि उस प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी और वो शादीशुदा पुत्री है, तब यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यदि उसके नीचे के यानी बच्चे उसके जीवित हैं, तो वो प्रॉपर्टी धारा 110 के अंतर्गत वो उसके बच्चों में चली जाएगी। ये भी इसमें व्यवस्था दी गई है। तो अब हम बात करते हैं 110 की, धारा 110 पर आते हैं। धारा 110, जैसा मैंने पहले बताया, सक्सेशन टू वुमेन होल्डिंग अदरवाइज देन एज ए फीमेल हियर, सेक्शन 110। देखिए 110 में कानून वही है। इसमें क्या है, यदि उसको किसी वुमेन को वो प्रॉपर्टी उसने परचेज की है या उसको कहीं से गिफ्ट मिली है, तो ये 110 लागू होगी, सेक्शन 110। सेक्शन 110 में यदि किसी स्त्री भूमिदर की, चाहे वो गवर्नमेंट लेसी हो या पट्टेदार आसामी हो, उसको मैं टेन्यूर होल्डर, फीमेल टेन्यूर होल्डर वर्ड यूज़ करूँगा, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है या उसको गिफ्ट मिली है, उसको विरासत में नहीं मिली किसी मेल टेन्यूर होल्डर से, तब उसकी मृत्यु होने के बाद जो प्रॉपर्टी जाती है उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है। देखिए 1 से लेकर 10 तक जो इसके लीगल हियर्स हैं। यहाँ टेबल को कुछ छोटा किया गया, मेल के कंडीशन में ये 15 तक लिस्ट दी गई थी। यहाँ एक बात ये समझने की है, बस आपको ये ध्यान रखना है, फीमेल की कंडीशन में जो प्रॉपर्टी जाती है उसके नियर एंड डियर को जाती है, यानी उसके हस्बैंड को यदि छोड़ दिया जाए तो हस्बैंड के भाई बहन को कहीं नहीं जाती, उसके बच्चों को जाती है या उसके सिस्टर की तरफ जाती है। तो देखिए नंबर 1 क्लॉज में उसकी मृत्यु होने के बाद सबसे पहला क्लॉज है सन, उसके बेटे को जाएगी। अनमैरिड डॉटर को जाएगी, यानी अविवाहित पुत्री। सन्स सन, यानी बेटे का बेटा, यदि वो सन्स पहला वाला बेटा उसका मर गया है तो। दूसरा आता है सन्स सन्स सन्स, सन्स सन्स और सन, यानी बेटे के बेटे के बेटे को। आगे दिया गया है प्रीडिजीज सन्स विडो, यानी मृतक बेटे की विधवा को। और दिया गया प्रीडिजीज सन्स विडो, यानी मृतक बेटे की विधवा तक। ये पहले क्लोज में इतने सारे लोग आते हैं। अब मैं इसको अलग से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने इसको टेबल बनाई हुई है एक सजरे के रूप में। यहाँ कोई फीमेल टेन्यूर होल्डर है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये महिला है जिसके पास प्रॉपर्टी थी और इसकी 110 में व्यवस्था है, इसने ये प्रॉपर्टी या तो खरीदी थी या इसको गिफ्ट मिली थी, इसको कहीं विरासत से किसी पुरुष से नहीं मिली। तब क्या होता है, इस महिला के एक बेटा था सन, दूसरा अनमैरिड डॉटर थी जीवित, तीसरा देखिए यहाँ दिया गया, तीसरा था सन्स सन, यानी बेटे के बेटे का बेटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया तीसरे इसको सन्स सन, यानी बेटे का, ये आ गया बेटे का बेटा। और चौथा है सन्स सन, और ये भी मर गया जब, तो
आती है सन्स सन्स सन, बेटे के बेटे के बेटे को। ये मैंने इसको डिजीज बना ली 4। अगर ये अगर 5 जीवित थे तो ये प्रॉपर्टी 1/5 के रूप में 1/5 इनको 1/5 इनको चली गई अनमैरिड डॉटर को, और 1/5 चूँकि ये बेटा जीवित है तो इनको मिलती, और जब ये इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बेटे को सन्स सन को चली जाएगी, यानी मृतक के बेटे को बेटा को, इसको 1/5 मिल गई। ऐसे चौथी कंडीशन है, एक और उसका बेटा था, सपोज दैट उसकी मृत्यु हो गई, इसका बेटा था, इसकी भी मृत्यु हो गई, तो इसके बेटे को यानी इस महिला के बेटे को यानी पोता हो गया, और ये पड़पोते को चली गई इस वोमैन के। और लास्ट नंबर 5 बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, देखिए इसमें इसको भी 1/5 ही मिली एक्चुअली। अब ये प्रीडिजिशन है, ये बेटा इसका नंबर चौथा बेटा, चूँकि ये मर गया, इसकी मरने के बाद ये प्रॉपर्टी और यहाँ आई, ये भी प्रीडिजिशंस विडो, यानी इसके इस बेटे की जो बेटे की विधवा है उसको प्रॉपर्टी जाएगी उसकी जगह। यहाँ तक कवर किया गया है, ये बहुत ही वाइड कवर किया गया है। और मान लिया दूसरा, इस बेटे के बेटे की विधवा यानी पड़पोते की भी विडो को यहाँ कवर किया गया है। मान लिया ये 2 लोग जीवित है तो इनको ये जीवित होता तो 1/5, तो ये वाली चैन नीचे तक चलेगी, इसका आधा 1/10 इनको मिल जाएगी और 1/10 इनको मिल जाएगी। ये कहती है क्लॉज 1। क्लॉज 1 में बहुत सारा कवर किया गया है। तो देखिए अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद कौन बचता है, उसके बच्चे कवर हो गए, पोते कवर हो गए, पड़पोते कवर हो गए, अनमैरिड डॉटर कवर हो गई। अब इसके बाद बचते हैं उसका हस्बैंड। ये बात चल रही है मैरिड, यानी उस महिला के जो हस्बैंड है उसका नंबर यहाँ नंबर 2 पर लिया गया है, नंबर 1 में उसको कवर नहीं किया गया। देखिए, और मेल के कंडीशन में यदि मेल की मृत्यु हो जाती थी पुरुष भूमिधर की, तो उसकी विडो को नंबर 1 क्लॉज में लिया गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, फीमेल की मृत्यु के बाद उसको हस्बैंड को कवर नहीं किया गया है। मैंने पहले कहा वो उसके नियर एंड डियर, और केवल हस्बैंड भी नंबर 2 पर कवर किया गया। उसके बाद नीचे को हस्बैंड के फादर, भाई, सिस्टर कोई उसमें नहीं आता। केवल इस महिला के जो महिला एक्सपायर हुई है उसके देखिए नंबर 3 पे आता है मैरिड डॉटर, उसकी शादीशुदा बेटी को चली जाएगी। नंबर नेक्स्ट आता है डॉटर्स सन, उसके पुत्री के बेटे को चली गई, नंबर 4। और नंबर 5 में कवर किया गया है उसके पिता को। ऊपर की श्रेणी में हम जाते हैं, उस विडो महिला के फादर को कवर किया गया है, ना कि हस्बैंड के फादर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो नंबर 5 में उसके फादर आएंगे, किसके, इस विडो महिला के जो टेन्यूर होल्डर है फीमेल। नेक्स्ट नंबर 6 में विडोड मदर। अब देखिए फादर के बाद मदर को लिया गया है, वो भी उस विडो की, उसी महिला के माता का नाम। नंबर 7 ब्रदर्स, उसके भाई आ गए, किसके, उसी महिला के, मृतक महिला के भाई। लेकिन कंडीशन इसमें भी यहाँ दी गई, बीइंग फ्रॉम सेम फादर, यानी वो सेम फादर से भाई होना चाहिए, यानी सगा भाई होना चाहिए, तब उसको नंबर 7 पे प्रॉपर्टी का क्रम जाता है। नंबर 8 आता है अनमैरिड सिस्टर। देखिए बहन की तरफ जाती है, उसकी बहन को प्रॉपर्टी नंबर 8 पर, और वो भी सबसे पहले सिस्टर हो या डॉटर हो। उसके केस में सबसे पहले वरीयता अनमैरिड को दी जाती है, तो यहाँ नंबर 8 पर अनमैरिड सिस्टर को कवर किया गया है। नंबर 9 मैरिड सिस्टर, शादीशुदा बहन। और नंबर नेक्स्ट और लास्ट सिस्टर्स सन, यानी उसकी बहन का बेटा। तो ये नंबर 10 का ये क्रम इसका सेक्शन 110 में इनको पूरी। आशा करता हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।